ऑलराइट। सो लास्ट टाइम हम एक काम करने की कोशिश कर रहे थे और उसमें हमें एक एरर आ रहा था और हमने उस एरर को एक्सप्लेन करने की वजह से उसे वहीं छोड़ दिया था कि हम पहले उस एरर को देखेंगे कि वो एरर क्यों है। आपको भी आ सकता है, तो अगर आपको इन फ्यूचर कभी आए तो उसका क्या मतलब है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स क्या होते हैं। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन, आप इसको याद रख लें कि जब आप फॉर्म के साथ बात करेंगे, यानी कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट will come into play whenever you will be dealing with the forms। जब भी आप फॉर्म्स के साथ डील करेंगे तो आपको कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का नाम याद आएगा। अगर आप फॉर्म की तमाम स्टेट्स को यूज स्टेट के जरिए हैंडल करेंगे तो ये आपका जो फॉर्म है, ये तमाम तमाम का तमाम फॉर्म क्या रहेगा, कंट्रोल्ड कंपोनेंट, यानी कंट्रोल्ड कंपोनेंट रहेगा कि आपके फॉर्म की सारी इनपुट्स को कौन हैंडल कर रहा है, लोकल स्टेट से मुराद यूज स्टेट। So if this is the case, okay, all the form data is handled by the use state inside the component, that would be called as controlled component। क्लियर होगी बात। और अगर आपका पूरे फॉर्म में कोई भी ऐसा इनपुट है जिसका डेटा यूज स्टेट के बजाय आप डायरेक्ट मैनुअल तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं डेटा को, यानी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करके उस एलिमेंट का या इनपुट एलिमेंट का रेफरेंस गेट कर रहे हैं और फिर उसमें वैल्यू सेटर गेट कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, ये अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, एग्जैक्टली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट आईडी, यानी आप अगेन वही बात के फॉर्म के डाटा को मैनुअली हैंडल कर रहे हैं, यूज स्टेट से हैंडल नहीं कर रहे, तो वो क्या बन जाएगा, आपका अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट हो तो जाएगा, लेकिन उससे आपको पता है वो लाइव रिफ्लेक्ट नहीं होगा जेएसएक्स में। एक जगह चेंज करेंगे तो दूसरी जगह इंस्टेंटेनियस रिफ्लेक्शन नहीं होगी, मेमोरी में कुछ और होगा, आपकी यूआई पे कुछ और होगा, दैट वुड बी एन इनकंसिस्टेंट यूजिंग अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। हम जो काम कर रहे थे, आप कहेंगे हमने तो कोई भी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी नहीं किया, हमने तो कोई साइड इफेक्ट परफॉर्म नहीं किया, तो फिर हमें ये एरर क्यों आया। सो लेट्स रिप्रोड्यूस दैट एरर दैट वी वर डीलिंग प्रीवियसली एंड देन विल कम बैक टू इट। तो मैं कल गालिबन एक यूटिल्स के फंक्शन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे हम, और इसको हम दोबारा कॉल कर लेते हैं और उस एरर को रिप्रोड्यूस करते हैं और फिर उसका हल देखते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा जी कि यहाँ पे ईमेल के बाद आया था और मैंने ये किया था कि इफ दिस, और आपको पता है इज वैलिड ईमेल या इज ईमेल को एक आर्गुमेंट चाहिए विच इज अ वैल, यानी कोई भी ईमेल। तो मैं ये कर रहा था कि कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल, और जब ये फंक्शन कॉल होता तो हमें वो एरर थ्रो करता था। और मैं मिसाल के तौर पे फिलहाल सिर्फ इसमें लॉग कर दूं और ये कर दूं जी के हेलो, और यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाऊं और यहाँ पे जाऊं। अब आपने इसको फिलहाल छोड़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसको देखना है कि अ कंपोनेंट इज चेंजिंग कंट्रोल्ड इनपुट टू बी अनकंट्रोल्ड, यानी आपका जो इनपुट है वो कंट्रोल्ड है, लेकिन आप इस कंट्रोल्ड इनपुट को क्या बना रहे हैं, अनकंट्रोल्ड बना रहे हैं। उसका मतलब ये होता है कि आपकी जो फॉर्म की स्टेट है ना, वो कंपोनेंट का लोकल चीज है, वो कंपोनेंट के अंदर क्या होता है, लोकल होती है। आप उस स्टेट को कंपोनेंट से किधर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, यानी ईमेल का फंक्शन बाहर है ना, इस फंक्शनल कंपोनेंट से ही बाहर है। तो इसका मतलब है वो ये कह रहा है कि जो आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, अब तक ठीक था, लेकिन अब जो आप काम कर रहे हैं, क्योंकि देखें बेसिकली कॉन्टैक्ट डॉट ईमेल क्या है, लोकल स्टेट है ना, और इस लोकल स्टेट को मैं किधर भेज रहा हूँ, इस ईमेल के फंक्शन में विच इज नॉट इनसाइड द कंपोनेंट। ठीक, अब होना क्या चाहिए, हम उसको इसके अंदर भी कर सकते हैं, यानी उस पूरे फंक्शन को उठा के इस पेरेंट कंपोनेंट के अंदर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका ज्यादा बेहतर तरीका प्रोबेबली यही है कि ये जो आप जेएसएक्स से वैल्यू ले रहे हैं, बिफोर सेटिंग इट इनटू द स्टेट, यानी यानी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, इसको स्टेट में सेट करने से पहले इसी को चेक कर लें कि इफ इज ईमेल, तो इस ईमेल में क्या भेजें, बजाय स्टेट को भेजें आप सिंपली कह लें ई डॉट, ये तो आपको पता है ना कि, बल्कि ये काम आप इवन यहां पे भी चेक कर सकते हैं। अब चूंकि ई डॉट टारगेट में आपको टारगेट क्या मिलेगा, इस पूरा का पूरा
फॉर्म मिलेगा और फॉर्म के अंदर फिर आपको डीप डाउन जाके ट्रेवर्स करना पड़ेगा कि आपकी टारगेटेड वैल्यू क्या है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लॉग करके आपको दिखाऊं, लॉग ई डॉट टारगेट, तो बेसिकली टारगेट क्या होता है? वो एलिमेंट जिसपे क्लिक हुआ होता है, वो एलिमेंट जिसपे चेंज अकर हुआ होता है, वो एलिमेंट जिसपे डबल क्लिक हुआ होता है, वो एलिमेंट जिसपे सबमिट हुआ होता है। तो ये हैंडल सबमिट कब कॉल होगा? जब फॉर्म सबमिट होगा। जब फॉर्म सबमिट होगा तो ई डॉट टारगेट में क्या आएगा? ऑब्वियसली उस फॉर्म का रेफरेंस आएगा ना, और बाकी सारी की सारी फील्ड्स क्या है? उस फॉर्म के अंदर है। तो हमें मैनुअली क्या करना पड़ेगा? उस पूरे फॉर्म के अंदर जाके ट्रेवर्स करके उस वैल्यू को ढूंढना पड़ेगा, इफ इट इज पॉसिबल फॉर अस। फॉर नाउ सिर्फ इस बात को देख लें कि क्या हम फॉर्म के जरिए उसके अंदर पड़े हुए इनपुट को टारगेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये कहाँ अच्छा ये देखें। अब ये हमने जो ई डॉट टारगेट किया था, उस ई डॉट टारगेट ने हमें क्या दिया? पूरा का पूरा फॉर्म, क्योंकि ई डॉट टारगेट किसके अंदर लिखा है हमने? हैंडल सबमिट के अंदर। अगर हमने ई डॉट टारगेट किसका क्लिक इवेंट का लिया होता तो हमें क्या मिलता है? जिस एलिमेंट पे क्लिक हुआ है वही एलिमेंट मिलता है। अगर हमने ई डॉट टारगेट चेंज इवेंट का लिया होता तो हमें क्या मिलता? सिर्फ जिस एलिमेंट जिस इनपुट पे चेंज हुआ है वो इनपुट मिलता। तो अब हम बेसिकली इसको मैन्युअली ट्रेवर्स करके उस पर्टिकुलर या किसी भी पर्टिकुलर इनपुट तक पहुंच सकते हैं, जो कि हम नहीं करेंगे। ठीक, हम क्यों नहीं करेंगे? उसकी वजह यह है कि यहाँ पे फिर मैनुअल जावास्क्रिप्ट इन्वॉल्व हो जाएगी कि आपके पास पेरेंट एलिमेंट है, आप उसके अंदर जाएंगे तो नॉर्मल तरीके से ये नहीं होगा। ठीक? तो इसके लिए एक और हुक है बेसिकली हमारे पास जिससे हम कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूज रेफ। तो ये इतने सारे इश्यूज जो हमें मैनुअली हैंडल करने पड़ रहे हैं ना, इन्हीं चीजों को कैटर करने के लिए हमने क्या यूज करना है? बेसिकली लाइब्रेरी यूज करनी है। कि हमें अगर खुद मैनुअली ये सारा काम करना पड़े तो हमें एक काम करने के लिए एक और हुक चाहिए होगी, दूसरा काम यानी उसमें अगर कोई बिगाड़ आएगा तो हम तीसरा काम यूज करना पड़ेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगा तो हमें उसको भी हैंडल करने के लिए चौथा काम करना पड़ेगा। तो इसके दो तरीके हैं। अगर स्टिल अभी भी मैनुअली हमें काम करना है तो हम इस इवेंट डॉट टारगेट को टारगेट करके जाएंगे हम उस फॉर्म की डीप नेस्टेड स्टेट तक, उसको उस पर्टिकुलर ईमेल वाले बॉक्स को गेट करके फिर उसकी स्टेट को एडजस्ट करेंगे, विच इज काइंड ऑफ अ डिफिकल्ट थिंग। तो अगर हम ये काम करने के लिए एक और काम कर दें, और वो ये है कि हमारा इशू आ रहा है ईमेल पे, तो हम यहाँ पे ईमेल पे एक काम करते हैं कि इस पूरी की पूरी चीज को उठाते हैं और यहाँ पे कर देते हैं जी HANDLE हैंडल ईमेल, और इसमें पास कर देते हैं इवेंट। और ये हैंडल ईमेल हम उठा के यहाँ पे ये जस्ट वर्क अराउंड बता रहा हूँ, प्रॉपर तरीका ऑब्वियसली हम लाइब्रेरी में जाके करेंगे कि अगर आपको इस तरह करना ही पड़े तो क्या करेंगे। हैंडल ईमेल इक्वल्स टू दिस और दिस, और यहाँ पे आप ये ले लें। एग्जैक्टली वही काम किया, सिर्फ इसको फंक्शन में डिवाइड कर दिया। इसको भी आप इवेंट ही कर दें। यानी पहले मैंने ये वाली चीज डायरेक्ट इनलाइन की थी, अब मैं ये इनलाइन नहीं कर रहा। क्यों नहीं इनलाइन कर रहा? बिकॉज मुझे ये ईमेल की वैलिडेशन करनी है एट एनी कॉस्ट। 3-4 हम एक्सपेरिमेंट्स कर चुके हैं, दोज गॉट फेल्ड, और हर एक की रीजन पता लग चुकी है जी कि क्यों फेल हुआ है, क्या होता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट, क्या होता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो अब मैंने सिंपल ये काम, बजाय इसके कि यहाँ पे सेट कांटेक्ट करता और स्टेट यहीं पे सेट करता, मैंने कहा नहीं, स्टेट यहाँ पे सेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ से एक फंक्शन कॉल कॉल करूंगा और इवेंट। अब इसका मतलब है कि ये हैंडल ईमेल कब कॉल होगा? जब ईमेल वाले इनपुट बॉक्स में कोई चेंज अकर होगा। समझ आई बात? तो जब कोई चेंज अकर होगा तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? हैंडल ईमेल। हैंडल ईमेल कॉल होगा तो अगेन वो जो इवेंट हम पास कर रहे हैं वो यहां हमें मिलेगा, विच इज हैंडल ईमेल में। और बाकी सारा का सारा काम वही होगा कि कांटेक्ट में जाएगा, पुरानी सारी स्टेट को प्रिजर्व करेगा और ईमेल में। अब यहां आके हम ये काम कर सकते हैं कि मैं ये चाहता हूं जी कि इफ यहां पे आके आप इसको उठाएं और ये करें, या इनफैक्ट यहां पे ये कर दें, लेट regex इक्वल्स टू दिस, और इसका जो बिल्ट इन फंक्शन है regex का वो ये है।
डॉट टेस्ट या डॉट टेस्ट है या डॉट मैच है जावास्क्रिप्ट में, आई डोंट नो क्या है, पर हम देखें। तो मैंने कहा जी कि ये चेक करो आप regex डॉट, रेजेक्स में ये पूरा का पूरा पैटर्न पड़ा हुआ है जो मुझे बता रहा है कि ईमेल वैलिड है, ईमेल की वैलिडिटी या इनवैलिडिटी किस कंडीशन की बेस पे होगा। तो मैं चेक कर रहा हूं यार इस रेजेक्स को टेस्ट करो किस वैल्यू के अगेंस्ट जो यहां से आ रही है, और यहां से जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। और अगर अच्छा, किसी भी पॉसिबल एरर से बचने के लिए हम पहले इसे इफ के बजाय क्या कर लेते हैं, लॉग कर लेते हैं कि क्या ये हमें ट्रू फॉल्स दे रहा है या नहीं दे रहा। और आगे भी अगर अभी भी इसने ट्रू फॉल्स ना दिया तो फिर हमारे पास ऑब्वियसली कोई हल नहीं बचेगा, विल स्ट्रेट अवे गो टू द लाइब्रेरी। ठीक है, तो यहां पे मैं इसको कह देता हूं जी टेस्ट टेस्ट। तो अब ये वाला ये वाला फंक्शन कब ट्रिगर होगा, जब ईमेल के बॉक्स में कोई या ईमेल के इनपुट फील्ड में कोई चेंज आएगा। चेंज आएगा तो अगर ये वाला सक्सेसफुली चला तो हमें ये वाली लाइन ट्रू या फॉल्स देगी, और अगर ना चला तो कोई अनडिफाइंड या नल देगी। उसकी बेस पे हम चेक कर सकते हैं जी कि क्या हम कोई डिसीजन मेकिंग यानी ट्रू फॉल्स की बेस पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। कैन यू सी दिस कि जो ही मैंने ये लिखा उसने मुझे कहा फॉल्स, ये लिखा फॉल्स, और अगर ये लिखा डॉट ये लिखा तो ट्रू हो गया। कि जो ही ईमेल पूरा हुआ, वैलिड हुआ, और जब तक वैलिड नहीं था वो क्या क्या देता रहा, फॉल्स देता रहा। जो ही वैलिड हुआ तो वो क्या देता रहा, ट्रू देता रहा। इसका मतलब है जो कि ईमेल मैचिंग या ईमेल पैटर्न मैचिंग की जो लॉजिक हम कल लिख रहे थे वो भी ठीक थी। उसमें फर्क सिर्फ क्या था कि वी वर सेंडिंग या वी वर चेंजिंग आवर कंट्रोल्ड कंपोनेंट इनटू अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। और इसी बहाने आपको ये इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल गया कि ये याद रखना है कि कंट्रोल्ड कंपोनेंट क्या होता है, जब फॉर्म का सारा डेटा कौन हैंडल करे, लोकल स्टेट हैंडल करे। और अगर फॉर्म का डेटा लोकल स्टेट से बाहर जाए या लोकल स्टेट के स्कोप से बाहर चला जाए, या आप जब भेजने की कोशिश करें तो वो फॉर्म कंट्रोल्ड नहीं रहेगा। सो वी नीड दैट फॉर्म टू बी कंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो अब मुझे मेक श्योर होगा कि मुझे ये वैल्यू ट्रू फॉल्स दे रही है, तो मैं अब इसको इफ एल्स में कर सकता हूं और उसकी बेस पे एरर सेट कर सकता हूं। तो मैं कहता हूं जी कि इफ दिस, तो फिर क्या करो, अच्छा ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स। तो मैं यहां पे अगर ये ट्रू होगा तो ये लाइन चलेगी, और ये लाइन चलेगी तो हमें क्या करना है, उसे ओके कर देना है। और अगर मैं कहूंगा जी कि ये फॉल्स हो, मैं इसे नॉट कर देता हूं। मुझे क्योंकि एरर दिखाना है ना कि अगर ईमेल इनवैलिड हो तो वो क्या होगा, नॉट ट्रू। और नॉट ट्रू होगा तो यहां क्या दिखाना है मुझे, एरर दिखाना है। और एरर दिखाने के लिए मैंने कल ये काम हैंडल सबमिट में किया था। वेयर इज द हैंडल सबमिट, हैंडल सबमिट। तो ये एरर है, मैं इसको यहां से उठाऊंगा और यहां पे लाके यहां पे रखूंगा। ये बात समझ आई या नहीं आई बेटा, कि अगर मैं नॉट ना लगाऊं तो इसका मतलब है कि ये अंदर वाली बॉडी कब चलेगी, जब ये कंडीशन ट्रू होगी। तो कंडीशन ट्रू होगी तो इसका मतलब वैलिड ईमेल है। तो ट्रू पे तो मुझे एरर दिखाना नहीं है, मुझे एरर कब दिखाना है, इसके रिवर्स पे, कि जब ये कंडीशन क्या हो, फॉल्स हो। तो मैं यहाँ पे नॉट इसलिए लगा रहा हूं। और दूसरी बात अंडर, अब एरर कौन सा सेट करना है मुझे, ईमेल का। और प्लीज प्रोवाइड द वैलिड ईमेल। और अब अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे जाके ये करूंगा, कुछ नहीं होगा। ये करूंगा तो वो कह रहा है प्लीज प्रोवाइड द वैलिड ईमेल। और अगर मैं ये करूंगा और ये करूंगा तो ये करूंगा, अब ये आपको पता है कि इसने एरर शो कर दिया। लेकिन जब वैलिड ईमेल है तो ब्लर पे उस एरर को क्या करना चाहिए, हटाना चाहिए। ये काम तो हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं कि इस ईमेल वाले बॉक्स पे क्या लगाना है, हमें ब्लर लगाना है। तो अब वैसे आपको अंदाजा हो गया है कि हर फॉर्म फील्ड के लिए ब्लर अलग लिखो, चेंज अलग लिखो, सबमिट अलग लिखो। दैट्स गोइंग टू बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग। दैट्स व्हाई आई वांटेड टू, अच्छा इसको अगर कहते हैं तो मैं जल्दी से रिमूव कर देता हूं कि हमने हैंडल ब्लर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ताकि अगर वो ईमेल वैलिड हो
तो हमें वो एरर जो है वो वापस गायब भी होना चाहिए। सो लेट मी कॉपी दिस, लेट मी पेस्ट दिस, और हैंडल ईमेल ब्लर, दैट्स अगेन फंक्शन ही फंक्शन। तो इतने सारे फंक्शन जो है वो हम, ये नॉर्मल ब्लर लिखा हुआ है और इसको हम कॉपी पेस्ट मारते हैं और इसको हम कहते हैं हैंडल ईमेल ब्लर, और यहाँ पे क्या करते हैं ईमेल, यहाँ पे भी ईमेल, ईमेल, ईमेल। नाउ मैं सिर्फ इसको देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, उसने कहा जी वैलिड ईमेल, वापस हटता हूँ तो वेल, और @gmail.com, और यहाँ पे हटता हूँ तो वैलिड, हट गया। लेकिन अभी एक और मसला है कि अगर मैं यहाँ पे करूँ और इनवैलिड ईमेल देख के बाहर आता हूँ तो फिर भी वो हट जाता है, हालांकि वो हटना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब मुझे यहीं पे फिक्स करना है कोई चीज, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉन्टेक्टेड ईमेल दिया हुआ, यहाँ भी ईमेल दिया हुआ, यहाँ तो मतलब इस चीज या इस पर्टिकुलर चीज को हैंडल करना है। लेकिन अगेन मैं इसको हैंडल करूंगा तो मे भी कोई और सिनेरियो लीक हो जाए, उसको हैंडल करूंगा तो ये जब फॉर्म मैनुअली स्टार्ट करना सिखाया था तो मैंने आपको कहा था कि हम अगर मैनुअली फॉर्म हैंडल करने बैठ गए ना तो फिर हमारा काफी सारा टाइम लगेगा, दैट इज गोइंग टू बी कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स तो नहीं खैर, लेकिन हमें बहुत ज्यादा चीजों की केयर करनी पड़ेगी, हर सिनेरियो को केयरफुली देखना पड़ेगा। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को अच्छा हुआ कि आपने देख लिया कि आप फॉर्म को कोशिश करें कि मैनुअली हैंडल ना करें। इफ दैट साउंड्स ओके, और अगर आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स पता लग चुके हैं, तो अब जब हम इन प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए सिंपल फॉर्मिक और यप इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे, हाँ स्टार्ट में आप कहेंगे यार ये तो कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स हो गया, लेकिन जब ये पूरा हो जाएगा तो आप कहेंगे यार दिस इज ऑन द गो, इट्स वेरी वेरी सिंपल, कि आपको इन सारी चीजों की टेक केयर खुद नहीं करनी पड़ेगी। तो इज इट क्लियर नाउ? तो अब मैं ये सारी फॉर्म स्टेट या फॉर्म हैंडलिंग हटाने लगा हूं और दोबारा से ये फॉर्म हैंडलिंग करूंगा, बट दिस टाइम यूजिंग फॉर्मिक एंड यप विच इज द लाइब्रेरी। सो मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं और मैं नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा ताकि वो एक पूरा नया टॉपिक एक सेपरेट वीडियो में आपको मिले फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए भी, ठीक है। सो